हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। और हमने पहले पढ़ा था हैदराबाद का जो एक्सेशन है वो भारत में कैसे हुआ। इसमें निज़ाम था और निज़ाम भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। ज़बरदस्ती सेना के द्वारा हमने हैदराबाद को एक्सेस किया। मणिपुर की स्टोरी थोड़ी सी अलग थी। मणिपुर में महाराजा था, वहाँ की जनता ने उसके विरुद्ध जो विद्रोह कर दिया। बाद में वहाँ इलेक्शन हुए और इलेक्शन से चुनी हुई गवर्नमेंट बनी। ए फ्यू डे बिफोर इंडिपेंडेंस के कुछ दिनों बाद द महाराजा ऑफ मणिपुर के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसने साइन कर दिए थे। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, एक पेज था जिस पर साइन करने थे राजा की कि मैं अपनी मर्जी से भारत में शामिल हो रहा हूँ। यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। With the Indian government on the assurance that the internal autonomy Manipur would be maintained. इस आधार पर उन्होंने एक शर्त रखी कि आप है ना, मणिपुर की जो ऑटोनॉमी है, मतलब जो अंदर के विषय हैं, आप उनमें इंटरफेयर ना करोगे। मिलिट्री का जो मामला है या रुपए पैसे लेन देन या विदेशों से के जो मामले हैं उनमें आप कंट्रोल ले लीजिए, लेकिन जो मेरे अंदर का काम है, राज्य का टैक्स लगाना है, कलेक्ट करना है, वो मुझे छोड़ दीजिए। और भारत की सरकार उस टाइम ये चाह रही थी कि कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। अब तो इनको जैसे भी ये कोई भी शर्त रखें मान लें, बाद में देखी जाएगी कैसे इनको टैकल करना है। तो इस तरह से महाराजा की बात मान ली और ये कह दिया कि ठीक है, आपको ऑटोनॉमी दे दी जाएगी अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। लेकिन पब्लिक में जागृति आ चुकी थी उस टाइम तक और पब्लिक प्रेशर आया कि आप इलेक्शन करवाइए, आप हमें मंजूर नहीं है एज ए जो हेड है मोनार्क के रूप में, आप हमें मंजूर नहीं है। तो सबसे पहले भारत का ये पहला राज्य था जिसमें 1948 में, जून 1948 में इलेक्शन हुए। आपको याद हो, बाकी में 1951 अक्टूबर 1951 से लेकर 1952 फरवरी 1952 तक इलेक्शन भारत में निपटे थे। अकेली स्टेट थी जो मणिपुर की स्टेट थी जिसमें जून 1948 में इलेक्शन हुए थे। एंड द स्टेट बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रह गई। इसका मतलब ये था कि राजा को जैसे गवर्नर नहीं होता, राज्यपाल होता है, वैसे हेड बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो शक्तियां राजा को मिलेंगी या उन्हीं का प्रयोग करेंगे। Thus, Manipur was the first part of Indian to hold an election based on universal adult franchise। और इसमें सभी जो जनता थी उसने भाग लिया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर। मतलब उस टाइम जो 21 साल उम्र थी उसके हिसाब से जो अडल्ट था सभी ने भाग लिया था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कभी भी कि ऐसी कौन सी स्टेट थी भारत में जिसमें इलेक्शन हुआ था अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर सबसे पहले। तो उत्तर होगा मणिपुर। इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। लेकिन जो लेजिस्लेचर चुनकर आई वहाँ, मतलब जो विधानसभा के लोग चुनकर आए, उसमें डिफरेंसेस था। कुछ लोग चाहते थे कि मणिपुर इंडिया में शामिल हो जाए, पूरी तरह से शामिल हो जाए। कुछ ये लोग चाहते थे कि कुछ मोनार्क, कुछ ऑटोनॉमी हमारे पास, कुछ शक्तियाँ हमारे पास रहे। वाइल द स्टेट कांग्रेस पार्टी, लेकिन उस टाइम कांग्रेस पार्टी सारे भारत में बन चुकी थी, तो वहाँ की जो रीजनल पार्टी थी कांग्रेस, रीजनल लीडर थे वहाँ के कांग्रेस के, अदर पॉलिटिकल पार्टी वर अपोज टू दिस। कांग्रेस तो ये चाहती थी कि भारत में शामिल हो जाए, लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां थी वो नहीं चाहती थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग ए मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1947। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ गई कि ये बात अब ज़्यादा देर तक चलाने की नहीं है। जब तक लोगों में दूसरी भावनाएं ना पनपे, इन्होंने मर्जर करवा लिया और ये सितंबर 1949 में जो महाराजा उसने एक्सेशन पे साइन कर दिए। अब महाराजा को प्रॉब्लम ये नहीं थी एक्सेशन करने में, क्योंकि शक्तियां तो उसकी जा ही चुकी थी। अगर वो मतलब ना भी साइन करता तो किस बेस पे, उसको शक्तियां तो मिलनी थी। सारी शक्तियां लेजिस्लेटिव असेंबली और चुनी गवर्नमेंट के पास थी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था, इस वजह से उसने साइन कर दिए विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलर
लीडर जो उस टाइम जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की, उनके जो चुने हुए लीडर थे उनसे बात ही नहीं की उसने, और बिना बात करे ही उसने साइन कर दिए। द कास्ट ए लॉट ऑफ एंगर एंड रेस्टमेंट इन मणिपुर। इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा मणिपुर में फैला। मणिपुर इज रिपकरियस ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। और बहुत ही फोर्सली उसे दबाया गया। बाद में भी जैसे मिजो लोग हैं वहाँ के, एक अलग से देश की डिमांड करने लगे। जो हमारी ईस्टर्न स्टेट है ना, ईस्टर्न स्टेट बिल्कुल भारत से कटी हुई है। एक लियारा है, अगर आप देखोगे बंगाल के आसपास, ये ईस्टर्न स्टेट है। ये कल्चर में भी, इतिहास में भी अपने आप को इंडिया से अलग ही मानती है। मतलब ज़्यादा दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस है इसमें, बांग्लादेश का इन्फ्लुएंस है, भूटान, सिक्किम और ज़्यादातर चीन का इन्फ्लुएंस है इनमें। तो अभी भी डिमांड आ रही है, अभी भी इनका जो क्राइसिस है वो मिटे नहीं है। अभी पीछे मीटिंग हुई थी जून में सरकार के साथ इन सभी राज्यों की, और इनकी बड़ी डिमांड आई है कि आप ऐसा करें, आप 3-4 मामले हमसे लें सेना वगैरह के, डिफेंस के, आप बाकी मामलों में इंटरफेयर ना करें, हमें एक अलग से स्टेटस दिया जाए। मतलब जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक अलग स्टेटस था जम्मू कश्मीर की सरकार को, उसी तरह हमें भी एक अलग से स्टेटस दिया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी हमारे पास हो, स्वायत्तता ज़्यादा हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें हर बात पे ऑर्डर ना दे, डायरेक्शन ना दे। लेकिन ये बात सिरे नहीं चढ़ी, क्योंकि इस तरह से अगर हम रिलैक्स देने लगे इनको तो भारत की इंटीग्रिटी फिर दांव पर लग जाएगी। जम्मू कश्मीर को ही हमने बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया। अब जो दूसरी प्रॉब्लम थी इसमें, जो दूसरी बुक थी जिसमें आपको पहले वीडियो मैंने भेजे थे, उसमें जम्मू कश्मीर का भी मसला था, गोवा और पुडुचेरी का भी मामला था। अगर आपके पास वो वीडियो सेव है तो वो आप उसमें से पढ़ लें। इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आ गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये है, थोड़ा सा मैं गोवा और पुडुचेरी के बारे में भी बता दूँ। ये जो है भारत का जो है साउथ हिस्सा, और इसमें अभी भी जो दूसरी पावर थी जिसमें पुर्तगाली और फ्रांसीसी पावर थी। फ्रांसीसी यहाँ गोवा, दीव, दमन और पुर्तगाल, इसमें पुर्तगाली गोवा, दीव, दमन, इन 3 जो स्टेट थी, केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें अभी भी पुर्तगाली राज कर रहे थे, और जो ये पुडुचेरी थे, चंद्रनगर था, ये फ्रांसीसी राज कर रहे थे। बाद में इनको भी भारत में मिलाया गया। पुडुचेरी को 1957 में और 1962 में गोवा को भारत का हिस्सा बनाया गया। पुर्तगालियों ने और फ्रांसीसियों ने वहाँ से कंट्रोल ले लिया था। बाकी डिटेल में उन वीडियोज़ में आप पढ़ लेना। अब भाषा के नाम पर भारत में बड़े फसाद होने शुरू कर दिए। देखो, ये भी एक लंबी स्टोरी है। किसी भी चीज़ के बीज जो है बहुत लंबे समय पहले पड़ चुके होते हैं। 1920 के आसपास जो लीडर थे, जो क्षेत्रीय लीडर थे, उन्होंने कहा कि भारत में जो स्टेट्स है ना, उस टाइम जब अंग्रेज गए भारत में 11 स्टेट्स थी, उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर नई स्टेट बनाई दिया जाए, और कांग्रेस ने मान ली। लेकिन 1931 तक आते आते कांग्रेस ने अपना ये एजेंडे से अलग कर लिया कि नहीं, भाषा के आधार पर अगर हम इसको करेंगे तो भारत की इंटीग्रिटी और एकता को चोट पहुंचेगी। 1947 तक आते आते जो भाषा के आधार पर विवाद थे वो काफ़ी फैल गए थे, और बहुत सारे जो लीडर हैं वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो राज्यों का। जैसे पंजाब वालों को पंजाब मिल जाए, एक अलग राज्य, राजस्थानी बोलने वालों को राजस्थान मिल जाए, मराठा बोलने वालों को। तो अभी आपको पता है ये सारी चीज़ें जिनसे हम निपट रहे थे, राजाओं से, पार्टीशन से, तो ये हमें फुर्सत नहीं थी कि हम भाषा के आधार पर एक नया पंगा और मोड़ लें। लेकिन आपको पता, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ तमिल और तेलुगु को लेकर अलग से राज्य बनाने के लिए। तो अंत में 1953 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने भी यस कर दिया कि हाँ, बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत सारे क्राइसिस हैं इनको मिटने के लिए, कि भारत को भाषा के आधार पर किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो
तो फिर 14 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी भारत में बनी। The process of nation building did not come to an end with the partition and integration of princely state। मतलब जो नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया है वो सिर्फ पार्टीशन और भारत के जो राजा थे उनको भारत में शामिल करने के बाद नहीं खत्म हुई। नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉन द इंटरनल बाउंड्री ऑफ द इंडियन स्टेट। अब भारत की जो इंटरनल बाउंड्रीज थी, मतलब मान लो ये भारत है और यहाँ ये गुजरात की बाउंड्री है, ये महाराष्ट्र की बाउंड्री है, गुजरात की बाउंड्री है, ये बिहार की है, असम की। इस तरह से इन्हीं बाउंड्रीज पे ही क्राइसिस पैदा होने लगे भाषा के आधार पर ही। दिस वाज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, द बाउंड्रीज हैड टू ड्रॉन इन ए वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation। और हमारे सामने चैलेंज क्या था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक डिवीजन नहीं था, मतलब प्रशासन के आधार पर बंटवारा नहीं था जो असम का हुआ था, बंगाल का हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। नहीं, ये भाषा के आधार पर होना था कि लोग ये चाहते थे कि एक भाषा और एक कल्चर वाले लोग किसी एक एरिया के किसी एक राज्य के अंतर्गत आ जाएं, ठीक है, जहाँ पर उन्हीं की पॉपुलैरिटी हो, पॉपुलैरिटी का मतलब प्लूरिटी, उनका बहुमत हो। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल मैंने उपनिवेशवादी शासन, उपनिवेशवाद भी का मतलब जहाँ अंग्रेज रूल करते थे हमारे देश में। द स्टेट बाउंड्री वर ड्रॉन either on administrative convenience or simply coincide with the territory annexed by the British government or territory ruled by the princely powers। जो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल का मतलब होता है जब ब्रिटिश रूल था हमारे देश में, उस टाइम बाउंड्री कोई भाषा या कल्चर के आधार पर नहीं थी, बल्कि इस आधार पर थी कि या तो वो किसी राजा के अंदर आती थी के शासन के अधीन आती थी, या ब्रिटिश जो वार लड़े गए थे और उसके समय उनकी बाउंड्री थी उस पे, या थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्षेत्र प्रशासन के आधार पर किस तरह से जिलों राज्यों में जो बाउंड्री जो है भारत की बांटी हुई थी राज्यों की। अब ये एक नई आधार पर हमने स्टेट्स को डिवाइड करना था, उनकी बाउंड्री निश्चित करनी थी, और वो थी लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पर। ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट और द टेरिटरी रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर, आवर नेशनल मूवमेंट हैड रिजेक्टेड, हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उसने रिजेक्ट कर दिया कि भारत कोई कल्चरल आधार पर बटा हुआ नहीं है और ना ही कोई भाषा के आधार पर हमारा देश बटेगा। एक हिंदी भाषा होगी और अंग्रेजी जो है वो ऑफिशियल भाषा होगी। तो इस तरह की बातें थी, नेशनल मूवमेंट में लोग चाहते ही नहीं थे, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में ये चीज़ें इसलिए नहीं उभर कर आई, भाई जो बड़ा उद्देश्य था वो था भारत को आज़ाद करवाने का। भाषा और लैंग्वेज उस टाइम में लोगों के दिमाग से बाहर थी वो चीज़ें। उसने ये कहा कि ये तो आर्टिफिशियल बंटवारा होगा, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, हम इसे नहीं मानेंगे। मतलब लिंग्विस्टिक आधार पर अगर हम किसी राज्य का फॉर्मेशन करेंगे तो वो एक आर्टिफिशियल डिवीजन है। इनफैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। लेकिन 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें मान लिया गया कि हाँ रीजनल जो लैंग्वेज है उनके आधार पर स्टेट का बंटवारा किया जा सकता है। Many provincial Congress committee were created by linguistic zone, बहुत सारी प्रांतीय समितियां बनाई गई लिंग्विस्टिक जोन के आधार पर। मतलब कांग्रेस में राज्यों के आधार पर, जैसे तमिल क्षेत्र था वहाँ एक तमिल लिंग्विस्टिक जोन बनाया गया, कमेटी बनाई गई उन लोगों की जो तमिल बोलते थे। बंगाली इसकी अलग से कम्युनिटी बनाई गई, विच डिड नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया के जो डिवीजन था उनको नहीं मानती थी। थिंग्स कैन नॉट चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, और चीज़ें बदली नहीं
इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद, आवर लीडर फेल्ट दैट कर्विंग आउट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिस्ट्रप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। अब भी हमारे लीडर सोच रहे थे कि लैंग्वेज के आधार पर अगर हम अपने देश को बांटेंगे तो देश बिखर जाएगा, कभी भी एक नहीं होगा। It was also felt that this would draw attention away from other social and economic challenge। और अगर हम इस टूट फूट में ही उलझे रहे, बनाने और बिगाड़ने में ही उलझे रहे, कभी एक इस आधार पर हम अलग हो रहे हैं, उस आधार पर हम अलग हो रहे, अगर हम इसी तरह के चैलेंज में समय गवाते रहे तो जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने करना था वो उन चैलेंज को हम कैसे फेस कर पाएंगे। इसलिए हमने हमारी जो नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रही थी वो बिल्कुल भी इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहती थी और सारी ही इस मुद्दे को पोस्टपोन करना चाहती थी। पोस्टपोन मैंने भाई इसकी तरफ ध्यान मत दो, हमें और बड़े चैलेंज हैं उनकी तरफ देखना है। This need for postponement was also felt because the fate of the princely state had not been decided। क्योंकि एक दूसरी बात ये थी कि मान लो बहुत सारा क्षेत्र, लैंग्वेज का क्षेत्र प्रिंसली स्टेट के अधीन था, लेकिन उनका खुद का भाग्य डिसाइड नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है, भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में, या उन्हें किस तरह से भारत में शामिल करना है। और अभी भी पार्टीशन की जो मेमोरी थी वो फ्रेश थी। अगर मान लो अभी तो धर्म के नाम पर लोग बटे हैं, कल भाषा के आधार पर इसी तरह की डिवीजन और एक दूसरे से पलायन करना पड़ गया, माइग्रेशन हो गई, तो कत्लेआम दोबारा मच सकता था। This decision of the national leadership was challenged by the local leader। लेकिन जो लोकल लीडर थे, जो अभी समझते थे कि देश आज़ाद हो गया और हमारी लीडरशिप थोड़ी सी हमारे पास काम कम रह गया, तो मैं ये तो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन लोकल लीडर्स चाहते थे कि ये मुद्दा जो है वो सरकार उठाए और सरकार काम करे उस पर, लोगों को मोबिलाइज किया जाए, उनमें इस तरह की भावना भरी जाए कि वो अपनी भाषा को लेकर कंसर्न हो और अपने एक अलग इलाके की, अपने क्षेत्र की एक अलग भाषा को चुने, उसके आधार पर सरकार पर दबाव डालें कि उनका एक नई जो स्टेट है वो पैदा हो, बने। प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु। और सबसे पहले तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे, ये जो बड़ा स्टेट था या मद्रास, जिसमें आज का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और पूरा तमिलनाडु आता है, इसे स्टेट ऑफ मद्रास कहते थे। उसमें दो तरह के लोग थे। वैसे तो कई भाषा थी वहाँ, ये जो कन्नड़ है, मलयालम है, ये बोली जाती थी, लेकिन मेनली वहाँ तमिल और तेलुगु लोग थे। तमिल जो लोग थे वो नीचे रहते थे और तेलुगु के ऊपर उसमें क्षेत्र में रहते थे। अब भी जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी, उसकी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तेलुगु है। तो वहाँ के एक लीडर थे श्री रामा लल्लू पट्टू, उसने विद्रोह फास्ट रखा, 53वें दिन उनकी डेथ हो गई और उस वजह से जो जनता है वो बहुत ज़्यादा भड़क गई और अलग से स्टेट की डिमांड की और नई स्टेट बनी 1953 में, स्टेट ऑफ आंध्रा के नाम से, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्रा के नाम से। Telugu speaking area of the old Madras province, which include presented by Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. The Vishal land movement, as the movement for the separation Andhra was called, demanded that the Telugu speaking area should be separated from the Madras province, of which they were part of a made into a separate Andhra province। और उन्होंने डिमांड करने शुरू कर दी कि हम एक अलग से आंध्र प्रदेश बनाएंगे। नियरली ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस इन द आंध्रा रीजन वर इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मद्रास प्रोविंस। और जितनी आंध्र प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टियां थी, फोर्सेस थी, वो सारे ये चाहते थे कि हम मद्रास से अलग हो जाएं और एक अलग से राज्य बनाएं जिसका नाम आंध्रा हो। The movement gathered momentum as a result of central government vacillations। अब ये दबाव आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि वो किसी न किसी तरीके से इस जो इतना बड़ा क्राइसिस फैला हुआ है उसको सुलझाए। पोट्टी श्री रामल्लू ए कांग्रेस लीडर, ये खुद कांग्रेस के थे भाई। हैरानी की बात है, जब कांग्रेस जो है
मतलब डेमोक्रेसी थी उस टाइम कांग्रेस में, और क्षेत्रीय लीडर्स को भी पूरी तरह से अधिकार था कि वो अपनी आवाज उठाए। आज की तरह कांग्रेस जो है वो सेंट्रलाइज्ड पार्टी नहीं थी। ये कांग्रेस के लीडर थे, गांधीयन लीडर थे, और गांधी जी के मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में खूब इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, पार्टिसिपेशन किया था। कुछ दिन बाद 56 दिन, मैंने 53 दिन बताया था, 56 दिन के बाद इनकी जो है भूख हड़ताल से डेथ हो गई। और ये लगातार तेलंगाना की जो है वो डिमांड कर रहे थे, आंध्रा की डिमांड कर रहे थे वो। दिस काज्ड ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्रा रीजन। और जब जैसे उनकी डेथ हुई तो बहुत ज्यादा वायलेंस, वहां हिंसा फैल गई। पीपल इन लार्ज नंबर टुक इन स्ट्रीट, गलियों में बहुत लोग आ गए। मैनी वर इंजर्ड, लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग, और पुलिस फायरिंग में जाने भी गई। और मद्रास के बहुत सारे जो विधानसभा मेंबर थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, कांग्रेस के जो लीडर थे। और इस तरह से दिसंबर 1952 में अलग से आंध्रा स्टेट बनी। आंध्र प्रदेश नहीं थी भाई, आंध्रा बनी। ठीक है, ये भारत का मैप है भाई उस टाइम का, जब भारत आज़ाद हुआ था। रीऑर्गेनाइजेशन किया था, भारत को रीऑर्गेनाइज किया गया था। रीऑर्गेनाइज का मतलब होता है भाषा के आधार पर राज्य बन चुके हैं। ये देख लो आप, 27-28 राज्य हैं, अब तो आपके 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये आपका कार्टून है। कार्टून जो है उस समय की स्थिति को दर्शाते हैं, नेहरू जी हैं, और किस तरह से जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं ये पब्लिक को लेकर उस पर अटैक कर रहे हैं लिंग्विस्टिक स्टेट को बढ़ाने के लिए, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए। देखो भारत की सरकार ने फिर इसके लिए एक डाक टिकट भी जारी की है भाई। डाक टिकट उन लोगों पर जारी होती है जो फेमस होते हैं किसी कारण से, अच्छे काम के लिए। वैसे तो ये वेटरन गांधीयन लीडर थे, ऐसी बात नहीं। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा स्पाउट द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट इन लिंग्विस्टिक लाइंस। अब दूसरी जो स्टेट थी वो भी, उनको भी लगा कि अगर आंध्रा अलग हो जाता है तो हम भी अलग होंगे। तो इस आधार पर जो भारत की एक कमीशन बिठाया गया, भारत की जो सिचुएशन थी लैंग्वेज के आधार पर उनको लेकर के, और इस 1953 में 1956 में इसकी रिपोर्ट आई, और उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक एक्ट बना 1956 में, और उसके आधार पर भारत में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। तब से लेकर अब तक नई नई स्टेट बनी रही हैं भाई। जैसे उसके बाद महाराष्ट्र से गुजरात अलग हो गया, गुजराती मराठी के आधार पर। उसके बाद हरियाणा और पंजाब अलग हुए, हरियाणवी और पंजाबी के आधार पर। उसके बाद जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारी स्टेट्स अलग हुई। खैर इनकी भाषा से ज़्यादा कुछ और कबायली जो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम होती है वो है। और अब जो है विकास के आधार पर भारत की नई नई स्टेट बन रही हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये 3 स्टेट 2000 में बनी। लेकिन ये पूरी की पूरी तरह विकास के, डेवलपमेंट के आधार पर बनी है। अभी पीछे तेलंगाना बना है एक नया, जो 29वीं स्टेट भारत में बनी थी, वो बनी थी, विकास नहीं हो रहा था। उन्हें लगता है कि आंध्रा के साथ अगर हम रहेंगे तो हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे, तो वो आंध्रा से तेलंगाना के लोग जो है अलग हो गए। One of the most important concern in the early years was that the demand for separate state would endanger the unity of the country.
और शुरुआत के दिनों में हमें लगा था कि अलग से स्टेट की मांग की जा रही है तो ये देश के लिए हानिकारक है। इट वाज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन। और ये लग रहा था कि जो भाषा के आधार पर स्टेट बनेगी ये अलगाववाद पैदा करेंगे, मतलब भारत से अलग होने की कोशिश करेंगे और भारत जो न्यू नया नेशन बना है अभी उस पर दबाव डालेंगे, समस्याएं और बढ़ाएंगे। पर द लीडरशिप अंडर पॉपुलर प्रेशर फिरमली मेड ए चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। लीडरशिप पहले मान रही थी लेकिन लोगों का ज़्यादा प्रेशर आया तो उन्होंने ये मान ली कि ठीक है नया हम बढ़ा दे दें। इट वॉज होप दैट इफ़ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम ऑफ ऑल रीजन द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस। और ये माना गया कि शायद क्योंकि कमीशन बिठाया गया ना, उससे पता चल गया कि अगर हम इनकी डिमांड मान ले तो शायद ये मुद्दा ही खत्म हो जाए। बिसाइड द अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट were also seen as more democratic. Now it is more than 50 years since the formation of linguistic state. We can say that linguistic state and the nature of and the movement for the formation of new state changed the nature of democratic politics and leadership in some basic way. The path of politics and power was now open to people other than the small English speaking elites. Linguistic reorganization also gives some uniform basis of the drawing of a state boundary. It does not lead to disintegration of the country. मतलब ये कहने का मतलब है कि जो छोटी छोटी स्टेट बनी क्या उससे फ़ायदा हुआ? बिल्कुल उससे फ़ायदा हुआ। लोग जो है एकजुट होकर अपने जो क्षेत्र था उसके विकास के लिए आगे आए। मतलब उसके बाद स्टेट बनने के बाद लिंग्विस्टिक आधार पर जो मुद्दे उठे उसके आधार पर जब राज्य हमने बना दिए तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि ऐसी जो डिसइंटीग्रेशन का कारण बन सके। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। ये कुछ फैक्ट हैं इसमें दिए हुए हैं। जैसे 1960 में ये बताता है कि गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए और इसमें दो तरह के लोग थे बाइलिंगुअल। बॉम्बे स्टेट थी ये, वो मद्रास स्टेट थी वही। अब ये बॉम्बे स्टेट थी, बॉम्बे महाराष्ट्र और गुजरात बना मराठी और गुजराती लोगों के आधार पर। उसके बाद पंजाब में पंजाब को भी यूनाइटेड पंजाब बोलते थे उस टाइम, और इसमें भी हिंदी और सिख जो पंजाबी थी उसके आधार पर एक अपसरज हुआ और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब स्टेट अलग हुए 1966 में। उसके बाद 1962 में मेघालय बना, असम से निकला मेघालय। मणिपुर और त्रिपुरा टू एम्ब्रेस्ड एज सेपरेट स्टेट इन द सेम ईयर। 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा नई स्टेट बनी। 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक नई स्टेट बनी और नागालैंड इससे पहले ही 1963 में एक स्टेट बन चुका था। 2000 में फिर 3 स्टेट छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनी। और अब उसके बाद 2014 में जो है वो आपकी तेलंगाना बना। जम्मू कश्मीर का सेटअप जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी उसमें पूरा का पूरा डिटेल से दी हुई थी कि जम्मू कश्मीर का सेटअप जो 370 धारा में लिखा हुआ था आर्टिकल में वो कैसे बदला है, ये आप अपने करंट जो नॉलेज है उससे जोड़ लेना। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।